दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक कॉलोनी के अंदर जाते हैं जहां पर ज्यादातर अमीर लोग रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का दरवाजा खोलता है और उनसे पूछने लगता है, हाँ जी, कहिए, आपको किससे मिलना है? कलेक्टर साहब कहते हैं, आपकी मम्मी कहाँ है? हमें आपकी मम्मी से मिलना है। इसके बाद अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकलकर बाहर आती है। जैसे ही वह कलेक्टर साहब के सामने पहुंचती है, कलेक्टर साहब एकदम से उनके पैर छूने लगते हैं। बुजुर्ग महिला जैसे ही देखती हैं कि यह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, इसके साथ सरकारी गाड़ी है जिस पर बत्ती लगी हुई है और साथ में सिक्योरिटी भी है, तो वह उनसे कहने लगती हैं, अरे साहब, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? इसके बाद कलेक्टर साहब उनसे कहने लगते हैं, मां, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपका वही अरविंद हूं जिसे आपने ढेर सारी किताबें दी थीं। अब इस बात को सुनने के बाद महिला गौर से कलेक्टर साहब की तरफ देखती है और एकदम से उसे पहचान लेती है। तो फिर कौन थी वह बुजुर्ग महिला जिसके कलेक्टर साहब पैर छू रहे थे, और क्या कहानी थी इन दोनों की जिसकी वजह से कलेक्टर साहब उनसे मिलने के लिए आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहा करता है जिसमें माता पिता और एक लड़का था जिसका नाम अरविंद था। अरविंद, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वह उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया करते थे। अरविंद के पिता के पास कुछ पुश्तैनी जमीन थी, उस पर खेती बाड़ी भी करते थे और साथ ही थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी भी किया करते थे ताकि उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी न हो। वहीं अरविंद की मां भी उसका पूरा साथ देती थी और कहती थी, बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक बड़े अफसर बन सको और तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाए। इस बात को सुनकर अरविंद ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएसएससी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन अरविंद का पिता मजदूरी पर गया हुआ था और वहां एक छोटा सा एक्सीडेंट होने के कारण उसे गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद अरविंद के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर साहब उन्हें ऑपरेशन के लिए कहते हैं, जिसमें काफी खर्चा आने वाला था। जब अरविंद को यह बात पता चलती है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की जितनी भी आमदनी थी वह सारी आमदनी घर के खर्चे और अरविंद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी। लेकिन अब उसके पिता की जिंदगी और मौत के बीच की स्थिति थी और उसे बचाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए अरविंद अपनी मां से बात करता है और अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देता है। जमीन बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उन्हें वह अपने पिता के इलाज में लगा देता है। अरविंद डॉक्टर से कहता है कि कृपया मेरे पिता का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक उसके पिता को होश नहीं आया था। वह बिस्तर पर पड़े रहते हैं। अरविंद डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब कैसी स्थिति है मेरे पिता की? डॉक्टर साहब कहते हैं, अब एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद भी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यह सुनकर अरविंद बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मां को पूरी स्थिति बता देता है। मां कहती है, बेटा, अब ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। लेकिन अरविंद जो था वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, तो वह कहता है, मां, ऐसा नहीं होगा, हम अपने पिता का इलाज जरूर कराएंगे। मां कहती है, बेटा, कहां से इलाज कराओगे? हमारे पास तो पुश्तैनी जमीन थी, वह भी बेच दी, अब इतने पैसे कहां से लाओगे? अरविंद कहता है, मां, कुछ पैसे तो उस जमीन में से बच गए थे और कुछ पैसे मैं और इंतजाम करूंगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम अपना घर बेच दें, जिस घर में हम रहते थे। यह सुनकर मां फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बेटा, तू यह क्या कह रहा है? अगर हम घर बेच देंगे तो हम कहां रहेंगे? लेकिन अरविंद घर बेच देता है और उन पैसों को अपने पिता के इलाज में लगा देता है। फिर भी डॉक्टर साहब उसके पिता को बचा नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। अरविंद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अपनी मां को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब तक वे उसी मकान में रहते थे जो अरविंद ने बेचा था। मकान मालिक को अपनी स्थिति बता दी थी और उसने कहा था कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे पिता का इलाज हो तुम यहीं रह सकते हो। लेकिन जब पिता की मौत हो गई तो अरविंद को वह मकान छोड़ना पड़ा। मकान छोड़ते वक्त
अरविंद और उसकी मां की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस घर में उनकी बहुत सी यादें बसी हुई थीं। उस मकान में उनके पिता की यादें भी थीं, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया था और उन्हें पढ़ाई लिखाई में प्रोत्साहित किया था। इसके बावजूद वह दोनों वहां से निकलते हैं और एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद अरविंद अपनी मां से कहता है, मां, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं मेहनत कर लूंगा और मेहनत करने के बाद घर का भरण पोषण आसानी से कर लूंगा। इस बात को सुनने के बाद उसकी मां कहती है, नहीं बेटा, तू ऐसा कर, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगी। मैं कहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगी और उस काम को करके परिवार का भरण पोषण भी कर लूंगी और साथ में तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी पैसे कमा लिया करूंगी। अब यह बात जैसे ही अरविंद सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी मां को गले से लगा लेता है। वह कहता है, मां, आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों काम एक साथ में कर लूंगा। मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और साथ में नौकरी भी कर लूंगा, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाए। ऐसा कहकर उसने अपनी मां से मना कर दिया था और इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। उसे जैसा भी काम मिला करता वह उस काम को कर लिया करता। ज्यादातर वह ऐसा काम करता जहां पर उसे निगरानी रखनी पड़ती, क्योंकि निगरानी रखते समय वह पढ़ाई भी कर सकता था। इसी तरह से वह इधर उधर काम करते हुए एक पॉश कॉलोनी के वॉचमैन की जॉब पकड़ लेता है। वहां पर वह वॉचमैन की जॉब किया करता और दिन के समय में जब उसे कोई काम नहीं रहता तो अपनी एक किताब को लेकर वहां पर पढ़ाई करता रहता। अब बीते दिनों में उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी और उसने अच्छे नंबरों से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था। अब वह वहां पर वॉचमैन की जॉब किया करता, साथ में पढ़ाई भी करता। जो पैसे उसे मिला करते, उन पैसों को वह अपनी मां को दे दिया करता घर का खर्च चलाने के लिए। अब वहां पर जॉब कर रहा था और जॉब करते हुए कॉलोनी के कुछ लोग जब उसे पढ़ते हुए देखते तो कोई उसे फटकार लगाने लगता और कहता कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो यहां पर ध्यान कैसे रख पाएगा। तो कोई उसकी पूरी कहानी पूछता और उसकी पूरी कहानी पूछने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगता। लेकिन अरविंद उन सभी बातों को सुनता रहता और अपने काम में व्यस्त रहता। एक दिन वहां से एक महिला गुजर रही थी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल होगी, और वह जैसे ही अरविंद को पढ़ाई करते हुए देखती है तो एकदम उसकी तरफ जाने लगती है। अरविंद जैसे ही उस महिला को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अपनी किताब पीछे की तरफ छुपा लेता है। उस महिला का नाम था रुक्मिणी। अब रुक्मिणी जैसे अरविंद को देखती हैं तो उससे कहती हैं, तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। लेकिन अरविंद उन्हें मना करता है और कहता है, मैम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैं आपसे भला क्या छुपा सकता हूं। इतनी ही देर में वह महिला उसके पास पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर उस किताब को अपनी आंखों के सामने ले आती है। जैसे ही रुक्मिणी उस किताब को देखती है तो वह पढ़ी लिखी थी, तो वह पढ़ लेती हैं कि यह किताब तो यूपीएसएसएससी की है। तो वह अरविंद से पूछने लगती है, क्या तुम यूपीएसएसएससी करना चाहते हो। इसके बाद अरविंद कहता है, हां मैम, मैं यूपीएसएसएससी क्लियर करना चाहता हूं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, यह बताओ, यह तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे नहीं कर पाया और अब एक कंपनी में जॉब करता है। लेकिन तुम इस तरह से वॉचमैन की जॉब करके यहां पर इस पढ़ाई को कैसे कर सकते हो। इसके बाद अरविंद रुक्मिणी से कहता है, मैम, मेरी बहुत बड़ी परेशानी है। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो रुक्मिणी उससे पूछने लगती हैं, कौन सी तुम्हारी परेशानी है जिस परेशानी के लिए तुम्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। तो फिर अरविंद अपनी पूरी कहानी उस महिला को बताता है और कहता है, मेरे पिताजी की मौत हो गई और उसके बाद उनकी बीमारी में हमारी सारी जमीन जायदाद के पैसे लग गए और वह फिर भी नहीं बच पाए। अब मैं अपनी मां के साथ एक किराए के कमरे में रहता हूं, लेकिन मेरी मां मुझे बड़ा अधिकारी बनते हुए देखना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं। तो इसी वजह से मुझे नौकरी के साथ ही पढ़ाई करनी होगी और तभी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं। इस बात को सुनकर रुक्मिणी जी उस लड़के पर तरस खाती हैं और कहती हैं, बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तू इस मकसद में जरूर कामयाब हो। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है और अरविंद दोबारा से अपनी पढ़ाई लिखाई में लगने लगता है।
रुक्मिणी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो घर जाने के बाद उनका बेटा, जो कि ड्यूटी पर जाने ही वाला था, उनसे कहने लगती है, बेटा, तुमने यूपीएसएससी की तैयारी की थी ना? तो वह कहता है, हाँ माँ, मैंने यूपीएसएससी की तैयारी की थी। तो वह कहती हैं, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं जो तुम ढेर सारी किताबें खरीद कर लाए थे? तो वह कहता है, माँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ पर हैं, शायद स्टोर रूम में पड़ी होंगी। ऐसा कहकर वह ऑफिस के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती हैं, बेटा, अब तू ऐसा कर, उन सभी किताबों को लाकर मुझे दे दे और मैं उन्हें किसी को देना चाहती हूं। तो उसका बेटा कहता है, माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप ऐसा करना, बाद में उन्हें दे देना, मैं शाम को आकर निकाल दूंगा। लेकिन रुक्मिणी माँ अपने बेटे से जिद करने लगती हैं और कहती हैं, अभी के अभी उन किताबों को लाकर दे दे। इसके बाद उसका बेटा चिल्लाते हुए स्टोर रूम से उन सारी किताबों को ढूंढ कर लाकर दे देता है। अब उसके बाद रुक्मिणी माँ का बेटा उसे पूछने लगता है, माँ, आप इन किताबों को किसे देना चाहती हो? तो रुक्मिणी बताती है, मैं इन्हें वॉचमैन को देना चाहती हूं, वह यूपीएसएससी की तैयारी करता है और वह यूपीएसएससी क्लियर करना चाहता है। इस बात को सुनकर उसका बेटा हंसने लगता है और कहता है, मां, ये यूपीएसएससी क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको पता है मैंने कितनी सारी पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूपीएसएससी को क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद रुक्मिणी अपने बेटे से कहती है, कोई बात नहीं, वह भले ही इस टेस्ट को क्लियर न कर पाए, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत देखो, वह वॉचमैन का काम करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और इस टेस्ट को क्लियर करना चाहता है। इसके बाद उसका बेटा चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है मां, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा कहकर उसका बेटा वहां से चला जाता है और रुक्मिणी वह थैला लेकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अरविंद को देखता है तो कहने लगता है, मैम, इसमें क्या है? तो वह कहती है, इसमें कुछ किताबें हैं, मैंने सोचा शायद तुम्हारे काम आ जाएं। मेरे बेटे के लिए तो रद्दी हैं, हो सकता है तुम इन्हें पढ़कर कुछ अच्छा कर पाओ। इसके बाद अरविंद उस बोरे को खोलता है और किताबों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मिणी उसे देखती है और पूछती है, बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तो अरविंद कहता है, मैम, जो किताबें आपने दी हैं, इन्हें मैं काफी दिनों से खरीदने की सोच रहा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण मैं यह सब नहीं कर पाया। रुक्मिणी कहती है, बेटा, तुम जी लगाकर पढ़ाई करो और मुझसे तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम बेशक मुझे बेझिझक बता सकते हो। ऐसा कहकर रुक्मिणी वहां से चलने लगती है और अरविंद उन किताबों को अपने पास रखकर पढ़ाई में जुट जाता है। अब रुक्मिणी बार बार अरविंद के पास आती और उसे छोटी मोटी चीजों के लिए पूछती, जैसे कभी चाय के लिए तो कभी खाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि यह पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है और अगर इसकी हो गई तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। कई बार वह उसे कुछ पैसों की मदद भी देती और कहती, बेटा, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे लौटा देना। रुक्मिणी के पति सरकारी नौकरी में थे और उनकी मौत के बाद उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती थी। इस वजह से रुक्मिणी अपने पेंशन के पैसों से उसे आर्थिक मदद देती और पढ़ाई के लिए और भी प्रोत्साहित करती। धीरे धीरे समय बीतता है और अरविंद का यूपीएससी का टेस्ट आता है, जो उसने क्लियर कर लिया। अब अरविंद एक कलेक्टर बन चुका था। इसके बाद वह ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और वहां से जॉब छोड़ देता है। रुक्मिणी को यह देखकर लगता है कि अरविंद कहीं और काम कर रहा होगा, तो वह सोचती है कि उसे कहीं और काम मिल गया है। लेकिन अरविंद अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन मिलता उसे अपनी मां के पास भेज देता ताकि वह उससे अपना खर्च चला सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक अच्छे शहर में हो जाती है। पोस्टिंग के पहले दिन अरविंद अपनी गाड़ी लेकर उस पॉश कॉलोनी में पहुंचता है जहां रुक्मिणी रहती थीं, जिन्होंने उसे मदद की थी। जैसे ही कलेक्टर साहब की गाड़ी कॉलोनी में घुसती है, सिक्योरिटी गार्ड, जो अब अरविंद की जगह पर था, सैल्यूट मारते हुए गेट खोलता है और हैरान होकर सोचता है कि ये कलेक्टर साहब यहां क्या कर रहे हैं। इसके बाद अरविंद सीधा रुक्मिणी के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही रुक्मिणी का बेटा दरवाजा खोलता है और सरकारी गाड़ी को देखता है तो कहता है, हाँ साहब, बताइए आपको किससे मिलना है? कलेक्टर साहब कहते हैं, आपकी मां कहाँ है? हमें उनसे मिलना है।
रुक्मिणी का बेटा अपनी मां को आवाज लगाता है और वह धीरे धीरे बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आकर खड़ी होती है तो अरविंद को देखकर वह उसे पहचान नहीं पाती। वह कहती है, हाँ कहिए साहब, आपको क्या काम है मुझसे? फिर कलेक्टर साहब उनके पैर पकड़ लेते हैं। इस पर कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग पहले अरविंद का मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे कि तुम जैसे फटीचर अगर यूपीएससी क्लियर कर लेगा तो हम लोग किस लिए हैं। जब रुक्मिणी देखती हैं कि एक बड़ा अधिकारी उनके पैर पकड़ रहा है तो वह थोड़ी पीछे हो जाती हैं और कहती हैं, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? इसके बाद कलेक्टर साहब उन्हें अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही अरविंद हूं जो यहां वॉचमैन की नौकरी किया करता था। याद होगा आपको, आपने मुझे ढेर सारी किताबें दी थीं और उन्हीं किताबों की वजह से मेरी किस्मत बदल गई। अब इस बात को सुनने के बाद रुक्मिणी जी उसे पहचान जाती हैं और कहने लगती हैं, अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है। कौन सी नौकरी लगी है तेरी? इसके बाद अरविंद कहता है, मां, आपकी कृपा से मैं आज कलेक्टर बन गया हूं और कलेक्टर बनने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे मिलूं। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूं और अगर जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी काम हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हो। इसके बाद रुक्मिणी कहती हैं, आप यहीं से जाएंगे या घर के अंदर भी आएंगे? फिर कलेक्टर साहब घर के अंदर जाते हैं और वहां जाकर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। रुक्मिणी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बेटा सिर झुकाते हुए हां में जवाब देकर किचन में चला जाता है और कलेक्टर साहब के लिए चाय पानी लाता है। रुक्मिणी अरविंद से पूछती है, ये बताओ, जब तुम्हारे टेस्ट क्लियर हो गए थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरविंद जवाब देता है, मैं आपको पूरी तरह से सरप्राइज देना चाहता था कि जिस लड़के पर आपने भरोसा किया वह कामयाब हो गया है और कामयाब होने के बाद ही मैं आपको बताना चाहता था। फिर कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी से मिठाइयां निकालकर रुक्मिणी जी को देते हैं और कहते हैं, मां, अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप सीधे मेरे पास आ सकती हो और मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और फिर अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। अब वह अपनी मां के साथ सरकारी आवास में रहते हैं और मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। एक दिन अचानक से रुक्मिणी उनके ऑफिस आ जाती हैं और जैसे ही कलेक्टर साहब को पता चलता है कि रुक्मिणी जी आई हैं तो वह अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और गेट के बाहर से ही उन्हें अंदर ले आते हैं और सम्मान के साथ उन्हें बैठाकर चाय पानी मंगवाते हैं। फिर कलेक्टर साहब रुक्मिणी से पूछते हैं, मैम, आप यहां क्यों आई हैं? अगर आपको कोई जरूरी काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं वहीं आ जाता। रुक्मिणी थोड़ी मायूस होकर कहती हैं, बेटा, काम कुछ इतना जरूरी था कि मुझे खुद ही तुम्हारे पास आना पड़ा। कलेक्टर साहब पूछते हैं, मैम, क्या दिक्कत है? आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं, वैसे भी आपके ढेर सारे एहसान हैं, मुझ पर तो उनमें से कुछ ना कुछ तो चुकता हो जाएंगे। रुक्मिणी कलेक्टर साहब को बताती है, मेरे बेटे को किसी ने गलत तरीके से फंसा दिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। वह लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा जेल में बंद हो जाए, तो मैं चाहती हूं कि तुम कुछ करो ताकि मेरा बेटा बच जाए, वह निर्दोष है। कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप यह बता दीजिए कि आपके बेटे का केस कहां चल रहा है। फिर रुक्मिणी पूरी डिटेल देती है और कलेक्टर साहब उन डिटेल्स को पढ़कर एक फोन करते हैं और उन लोगों से कहते हैं, जिसके ऊपर तुम कार्रवाई कर रहे हो वह मेरा खास बड़ा भाई है और अगर तुमने उसे गलत तरीके से फंसाया तो तुम देख लेना क्या होगा। इसके बाद दूसरा अधिकारी कहता है, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। फोन काटने के बाद कलेक्टर साहब रुक्मिणी जी को तसल्ली देते हैं और कहते हैं, आप चिंता मत करो, मेरा नंबर ले जाइए और अगर आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े तो अगले 12 घंटे तक अगर आपके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुझे फोन कर देना, मैं वहीं पर आकर आपकी समस्या सुलझा दूंगा। अगले 6 घंटे में अरविंद सलाखों से बाहर आ जाता है और उस पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं। अब अरविंद अक्सर अपनी मां को लेकर रुक्मिणी के पास जाता और दोनों परिवारों में एक दूसरे के प्रति अजीब सी आकर्षण बढ़ जाता था। कभी कभी रुक्मिणी जी अरविंद के पास अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने जाती और कभी कभी अरविंद अपनी मां के साथ रुक्मिणी जी के घर जाता था। त्योहार मनाने के लिए यह थी कहानी उस लड़के की जो कभी वॉचमैन था
लेकिन वह कलेक्टर बन गया और उसे जिन्होंने मदद की उन्होंने उसका भरपूर साथ दिया। आप क्या कहना चाहते हैं अरविंद के बारे में, रुक्मिणी जी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले। अच्छे वीडियो बनाने का, इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। ये इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।